मॉडर्न हिस्ट्री में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हमने चार्टर एक्ट एंड रेगुलेशन की सीरीज़ कंप्लीट की कर्णदीप, और हमने गवर्नर जनरल्स की सीरीज़ भी कंप्लीट की। हमने गवर्नर जनरल की सीरीज़ बहुत दिल से कंप्लीट की, एक गवर्नर जनरल के रिलेटेड सभी पॉलिसीज़ अच्छे से कराई। अब आज से जो 2-3 लेक्चर रह गए, मैं इनमें इंट्रो में एक बात बार बार कहूँगा। हमने मॉडर्न हिस्ट्री के एक बहुत बड़े हिस्से को, फर्स्ट पार्ट को बहुत खूबसूरती से सारणीबद्ध तरीके से एक सीक्वेंस में कंप्लीट किया है। डिक्लाइन ऑफ मुगल से लेकर के 1857 तक हम हर तरह से लीड होके पहुंचते हुए आज यहाँ आए हैं। आज हमारा एक कंसोलिडेटेड लेक्चर होगा इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जिसका दूसरा नाम होगा द ड्रेन ऑफ वेल्थ, जिसके बारे में R.C. दत्त और दादा भाई नौरोजी ने अपनी किताब द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में बताया है। द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नाम की किताब दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई है, और उसमें वो इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ वेल्थ का जिक्र करते हुए पाए गए हैं। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्ज़ाम में आती है। चलिए मान लीजिए कि ये डायरेक्टली एग्ज़ाम में ना आए, ये एग्ज़ाम में ना आए, कोई अंतर नहीं पड़ता। आगे जाकर के जो पूरा नेशनलिज्म पे हिस्ट्री खड़ी होने वाली है, राष्ट्रवाद, नेशनल स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल, वो सारी इस पे खड़ी है, ड्रेन ऑफ वेल्थ पे। अगर आपने ड्रेन ऑफ वेल्थ नहीं समझी, आप आगे राष्ट्रवाद नहीं समझ पाओगे, आप नेशनलिज्म का कंसेप्ट अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। इसलिए ड्रेन ऑफ वेल्थ को आप समझाना ज़रूरी है। हमारे लेक्चर्स के माध्यम से देखें तो ये जस्ट एक ब्यूटिफिकेशन का लेक्चर है, क्योंकि हमने ड्रेन ऑफ वेल्थ एक टॉपिक की तरह नहीं, अपने हर सिंगल लेक्चर में ब्यूटीफुली समझाई। हमने ब्रिटिश एंड द विलेज लाइफ, ब्रिटिश एंड द ट्राइबल लाइफ, ब्रिटिश एंड द सिटी लाइफ, ब्रिटिश एंड द पेंटर, ब्रिटिश एंड द आर्टिजन, ब्रिटिश एंड द स्टूडेंट, हर सिंगल एस्पेक्ट को मैंने मोतियों की तरह उठा के माला में संजोया है। और आप सबको पता है कि ड्रेन ऑफ वेल्थ क्या था। आज वहाँ से सिर्फ और सिर्फ उन अंशों को उठाएंगे और एक नए पन्ने को गढ़ेंगे, जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ का एक कंसोलिडेटेड लेक्चर। और अब हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। ड्रेन ऑफ वेल्थ की अगर हम बात करें तो क्या है ड्रेन? वेल्थ माने संपदा, संपत्ति, इसी का ड्रेन हो जाना, पूंजी का ड्रेन हो जाना पूरी तरह से। यानी कि किसी भी कंट्री की जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया रहती है, उस कंट्री के सोर्सेस जो डिफरेंट मटेरियल प्रोवाइड करने वाले, मेटल्स, ह्यूमन, मिनरल्स, फॉरेस्ट, रिवर, सॉइल, एनीथिंग, उन रिसोर्सेज को उपयोग करके आप जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, उन गुड्स एंड सर्विसेज से जो वैल्यू एडिशन होता है, उस वैल्यू एडिशन का जो लाभ है, जो फल है, वो उनको नहीं मिल रहा जो वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, वो उस देश को नहीं मिल रहा जहाँ पे वैल्यू एडिशन हो रहा है, वो उन रिसोर्सेज को बेनिफिट नहीं जा रहा जिन रिसोर्सेज पे और जिन रिसोर्सेज से वैल्यू एडिशन हो रहा है। तो ये सारा लाभ अगर चला जाए किसी और के पास जो वैल्यू एडिशन नहीं कर रहा है, जिसके रिसोर्सेज के द्वारा या उनके रिसोर्सेज पे वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है, और जिसके देश में वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है, ये होता है वेल्थ का ड्रेन हो जाना। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डेफिनेशन को सिद्ध करेंगे, समझाएंगे। R.P. दत्त ने इंडिया टुडे में ये मेंशन किया कि किस तरह से ड्रेन ऑफ वेल्थ एग्जीक्यूट हुई। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ के अपने फेजेस हैं, अपनी स्टेजेस हैं। मतलब एक चीज़ तो वही रहेगी, पर्पस वही है, उस कार्य को सिद्ध करने के, उस पर्पस को रियलाइज़ करने के तरीके बदलेंगे, एंड रिजल्ट ऑलवेज वही आएगा। और वो क्या है? कैपिटलिज्म है, पूंजीवाद है। आज आपको टॉपिक जितना भी आता हो, लेकिन एक एक शब्द पे हम खोल के चर्चा करेंगे, क्योंकि आज का टॉपिक अपने आप में एक इंडिविजुअल टॉपिक है। आज आपको पूंजीवाद समझाना होगा, कैपिटलिज्म क्या होता है।
पूंजीवाद। इसके लिए ये पूंजी शब्द समझना बहुत अनिवार्य है। चलिए आइए समझें। सपोज कीजिए कि रुपए 10 लाख आपके पास हैं और ये 10 लाख रुपए आपको दिया। आपने उस 10 लाख रुपए को खर्च के एक कार परचेज की। ये कार आप अपने रेजिडेंशियल पर्पस से यूज़ करते हैं, यानी कि आप इसका उपभोग कर रहे हैं। तो ये 10 लाख रुपया जो आपने इस कार को ख़रीदने के लिए लगाए हैं, ये आपका खर्चा है, एक्सपेंडिचर है। मान लीजिए इसी कार को आपने एज अ टैक्सी रजिस्टर करा लिया है और आप हर रोज़ अब इस टैक्सी से ₹2000 अर्न करते हैं। तो ये 10 लाख रुपया जो आपने वो कार खरीदने में लगाए थे, ये अब आपकी इन्वेस्टमेंट है। और जब ये आपकी इन्वेस्टमेंट है तो ये 10 लाख अब आपकी पूंजी है। एक पैसा पूंजी कब बनता है? जब हम पैसे से पैसा बनाते हैं, वो पूंजी बन जाता है। और जब आपने वो गाड़ी ली थी, आपने खर्चा किया, वो 10 लाख रुपए था। अब आपने उसी गाड़ी को टैक्सी के तौर पे रजिस्टर कराया और आज आप उस 10 लाख रुपए से 2000 रोज कमाते हैं, तो वो 10 लाख अब खर्चा नहीं है, पूंजी है। कैसे आपने ये 10 लाख रुपए करके वो गाड़ी ले ली और गाड़ी से 2000 कमा लिया? जब भी हम पूंजी लगाते हैं तो हम प्रोडक्शन करते हैं। जब भी हम पूंजी लगाते हैं तो हम प्रोडक्शन करते हैं। प्रोडक्शन ऑलवेज दो चीज़ों की होती है, गुड्स एंड सर्विसेज। या तो आप गुड्स प्रोड्यूस करते हैं या सर्विसेज। जैसे जब आपने 10 लाख रुपए लगा करके ये गाड़ी खरीद के उसे टैक्सी के तौर पर रजिस्टर किया, अब आप लोगों को राइड देते हैं और ये राइड एक तरह की सर्विस है। आप सर्विसेज प्रोड्यूस करके 2000 रुपया कमा रहे हैं। जैसे ये एयर कंडीशनर, ये लाइट, ये वाइट बोर्ड, ये मार्कर और ये लैपल माइक, इनके माध्यम से मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूँ। इस क्लास में मैं क्या प्रोड्यूस कर रहा हूँ? सर्विसेज। वो डॉक्टर, वो इंजीनियर, वो प्रोफेसर और हर प्रोफेशनल आपको अपनी सर्विसेज देता है। तो जब आप पूंजी लगाते हैं, आप प्रोडक्शन करते हैं। जब प्रोडक्शन करते हैं, आप दो चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, या गुड्स या सर्विसेज। और किसी भी प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करने के कुछ फैक्टर होते हैं, जिन फैक्टर्स के बिना आप कुछ प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते। वो फैक्टर क्या होता है? लैंड। मेरा एग्जांपल लेते हैं। मैं यहाँ पर एजुकेशनल सर्विसेज प्रोड्यूस करता हूँ, तो क्या हम इस क्लास में नहीं बैठे हुए? हमारे पास जगह नहीं है क्या? मैं आपको पीपल के नीचे नदी के किनारे कहीं भी पढ़ाऊँगा तो मैं एक स्पेस ऑक्यूपाई करके ही ना। आई ऑलवेज नीड अ लैंड। तो लैंड इज़ इम्पॉर्टेंट। सेकेंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, लेबर। ये जो यहाँ मैं खड़ा होके कर रहा हूँ, आई एम पुटिंग माई लेबर इन दिस वर्क। कोई भी कार्य बिना लेबर के नहीं हो सकता। मैं अपनी लेबर प्रोवाइड कर रहा हूँ। कैपिटल, पूंजी का लगाना। इस क्लास में चेयर्स जरूरी थी, मेरी चेयर भी और आपकी भी। बोर्ड आवश्यक था, कलम चाहिए था। कुछ भी ना चाहिए हो, मुझे किताबें तो ज़रूर चाहिए। आपको कॉपी चाहिए, पेन चाहिए, इंटरनेट और वाईफाई चाहिए, एयर कंडीशन भी लगा हुआ है। ये सारी वो कैपिटल, वो पूंजी जो हमने इस एजुकेशन नाम की सर्विस प्रोड्यूस करने के लिए लगाई है। एंटरप्रेन्योरशिप। आप सबको इस क्लास तक मैं लेके आया हूँ क्योंकि फ़ोन पे और मीटिंग में हुई हमारी बातचीत ने आपको कन्विंस कर लिया था, क्योंकि मुझ में वो स्किल्स थे, मुझ में वो टैलेंट था कि मैं जो काम कर रहा हूँ मैं आपको जस्टिफाई कर पाऊँ और आप कन्विंस हो पाए। अगर मुझ में वो स्किल्स ना होते, मैं जितना ही नॉलेजफुल होता, मैं आप लोगों को नहीं कन्विंस कर पाता। मुझे मार्केटाइजेशन ही नहीं करना आता, मेरे नए कॉन्ट्रैक्ट्स ही नहीं बनते, मुझे नया वर्क ही नहीं मिलता, नए ऑर्डर ही नहीं मिलते।
तो एक एंटरप्रेन्योर का काम होता है इन सभी चीज़ों को एक साथ लाना, इंफॉर्मेशंस गेन करना और कार्य को आगे बढ़ाना। तो एंटरप्रेन्योरशिप भी ज़रूरी है। तो कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए 4 फैक्टर होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्राइज। अब अल्टीमेटली हमने गुड्स और सर्विसेज में से सर्विस प्रोड्यूस करके 2000 रुपये कमाया। ये 2000 रुपया कमाया गया है सर्विस प्रोड्यूस करके। उस सर्विस प्रोडक्शन में लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप लगी थी। तो ये 2000 रुपया का शेयर भी तो जाएगा। तो ये 2000 रुपये का शेयर लैंड के बदले रेंट मिलेगा। आप मुझे कहें कि सर ठीक है, ये जगह आपके रेंट पे है, तो आप जो कमाते हैं उसमें से आप रेंट देते हैं। अगर ये जगह आपकी होती तो अगर ये मेरी जगह अपनी होती तो यहाँ पर अगर मैं आपकी क्लासेस ना लगा रहा होता तो मैंने ये किसी और को रेंट पे दी होनी थी। अल्टीमेटली इस लैंड का एक रेंट तो बनता है ना, चाहे मैं खुद यूज़ करूँ या किसी और को दे दूँ। तो लैंड का रेंट है। लेबर को वेजेस देने होंगे, कैपिटल पे इंटरेस्ट देना होगा और एंटरप्रेन्योरशिप पे प्रॉफिट्स देने होंगे। तो लैंड रेंट को फेच करता है, लेबर वेजेस को फेच करते हैं, कैपिटल पूंजी इंटरेस्ट को फेच करता है और एंटरप्रेन्योरशिप प्रॉफिट्स को फेच करता है। ये 2000 इसी तरह से बढ़ जाएगा। इसी तरह से समाज चलता है। क्यों? क्योंकि ये सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुई 2000 पे लैंड वाले को रेंट जाएगा तो वो फर्दर डिमांड क्रिएट करेगा, लेबर को वेजेस मिलेंगे तो वो फर्दर डिमांड क्रिएट करेगा, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलेगा तो वो फर्दर डिमांड करेंगे और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलेगा। तो ये उन सब की अर्निंग है। इसी तरह से इकोनॉमी का साइकिल चलता है। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। अब अगर आप मुझसे ये बात करते हैं कि आपको अपने काम को प्रॉफिटेबल बनाना है, कैसे? हमने 2000 रुपये का काम किया, हमें मिले। अब काम को प्रॉफिटेबल बनाने का एक ही तरीका हो सकता है, मैं अपनी इनपुट कॉस्ट को रिड्यूस करूं। इनपुट कॉस्ट को रिड्यूस करने के तरीके क्या हो सकते हैं, इसको समझना ज़रूरी है। सपोज़ कीजिए ब्रिटिशर्स इंडिया से टेक्सटाइल परचेज करते थे और मान लीजिए एक पीस ऑफ टेक्सटाइल ब्रिटेन की मंडियों में 300 रुपये में बिकता है। अब ये तो तय है कि मार्केट का रेट डिसाइडेड होता है, क्योंकि मार्केट फोर्सेस पे चलती है, डिमांड एंड सप्लाई के कंसेप्ट पे। मैं अपनी कीमतें बढ़ाऊंगा तो सामान बिकना कम हो जाएगा, मेरे प्रॉफिट्स हैम्पर होंगे। तो मेरा सेलिंग प्राइस तो डिसाइडेड है। ऐसे में भी अगर मुझे अपना प्रॉफिट बढ़ाना है तो मैं सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट प्राइस पे काम कर सकता हूँ, इनपुट पे काम कर सकता हूँ। वो कैसे? जो मैंने ये कैपिटल इन्वेस्ट किया था प्रोडक्शन में, इस कैपिटल से या तो मैं पैसा लगा लूँ या उस पैसे से मैं रॉ मटेरियल भी परचेज कर सकता था। तो कोई भी प्रोडक्शन में कैपिटल की ही कैटेगरी में एक एस्पेक्ट रॉ मटेरियल भी होता है। जैसे इस क्लास में लेक्चर देने के लिए मेरा रॉ मटेरियल वाईफाई का खर्चा है, इंटरनेट है और वो किताबें जिन्हें मैं पढ़ के आता हूँ, वो एजुकेशन जो मैंने अब तक गेन की है, जिसके बेसिस पे मैं आपको पढ़ा पाता हूँ। अब अल्टीमेटली अगर हम कोई भी चीज़ की प्रोडक्शन कॉस्ट घटाना चाहते हैं, हमें उसकी फैक्टर कॉस्ट रिड्यूस करनी होगी। और फैक्टर कॉस्ट में हम बाउंड है किस चीज़ पे? लैंड का रेंट नहीं घटेगा, वो देना ही है। एंटरप्रेन्योरशिप को तो प्रॉफिट बढ़ाने हैं, क्योंकि यही तो पूंजीवाद है। तो स्कोप कहाँ आके खड़ा है? रॉ मटेरियल एंड लेबर। ऐसे में अगर हमें लेबर इस तरह से मिलनी शुरू हो जाए कि 8 आवर्स काम करने पर पहले हम एक पर्सन को 300 देते थे। सबसे पहले हम काम 8 आवर्स की जगह 12 आवर्स कर दें, 4 घंटे एक्स्ट्रा हो गए। तो दो लोग 8 आवर्स काम करके 300 लेते थे। अब हर पर्सन दोनों 12 घंटे काम कर रहे हैं, तो इसके एक्स्ट्रा 4 और इसके एक्स्ट्रा 4, मैंने एक थर्ड पर्सन का काम फ्री में ले लिया कि नहीं ले लिया? 8 आवर्स की एक और दिहाड़ी ऐड कर ली उसी 300 रुपये दिहाड़ी पे। पहला तरीका ये। दूसरा तरीका जो कॉलोनियलिस्ट सोसाइटी ने अपनाया था, 8 आवर्स की दिहाड़ी 12 घंटे की और 300 रुपये पे। अब 12 घंटे की दिहाड़ी मेल की जगह फीमेल से कराई जाएगी, क्योंकि उन्हें वेजेस कम दिए जाते थे, और वेजेस 300 की जगह दिए जाएंगे 200। काम उतना ही हो रहा है, वेजेस 300 से 200 कर दिए। अब ये 12 घंटे की 200 रुपये वाली दिहाड़ी सब्स्टिट्यूट कराई जाएगी चाइल्ड लेबर, चिल्ड्रन,
और उसको दिए जाएंगे 100। तो पहले मैंने 8 घंटे के काम को 12 पे किया, दिहाड़ी सेम। फिर मैंने 12 घंटे मेल के द्वारा जो काम हो रहा था उसे 12 घंटे फीमेल से कराया, दिहाड़ी 200 रुपया। फिर मैंने 12 घंटे फीमेल से जो हो रहा था वो आधी फीमेल हटा के आधे बच्चे रखे, दिहाड़ी 100। इस तरह से मैं लेबर के माध्यम से अपनी खर्चे घटा रहा हूँ। और ये कैसे हो सकता है? इसी को तो कहा गया है पूंजीवाद। जब मिनिमम लगा करके मैक्सिमम अर्न किया जाए, यही पूंजीवाद है। जब मिनिमम लगा करके मैक्सिमम अर्न किया जाए, प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज किए जाए सेंस में, यह पूंजीवाद है। लेकिन ये पूंजीवाद कैसे एग्जीक्यूट हुआ? लेबर की कोई वर्किंग आवर्स नहीं, लेबर की कोई लीव नहीं, लेबर की कोई वर्किंग एनवायरनमेंट नहीं, लेबर की कोई लेबर सिक्योरिटी नहीं, लेबर का कोई एजुकेशन का प्रोविज़न नहीं, लेबर के लिए कोई हेल्थ फैसिलिटी नहीं, लेबर के वहाँ चूहे घूम रहे हैं, कंजस्टेड मशीन्स हैं, हजार्डस में केमिकल्स में काम कर रहे हैं, विदाउट एनी सिक्योरिटी, विदाउट एनी गेयर्स, विदाउट एनी प्रोटेक्शन। ये था पूंजीवाद का भयावह चेहरा, कैपिटलिज्म का वो फेज़ जिसे देख के दुनिया डर गई थी। इसलिए रशिया में आया समाजवाद, सोशलिज्म। पूंजीवाद के डर ने समाजवाद को जन्म दिया था कैपिटलिज्म में। पहला तो यहाँ से खर्चा घटाया। दूसरा, रॉ मटेरियल। कैसा हो कि रॉ मटेरियल हमें ऐसी जगहों से मिल जाए जहाँ पे रॉ मटेरियल के लिए हमें कुछ पे ही ना करना पड़े, या रॉ मटेरियल के लिए हम वो कीमतें दे रहे हैं जो हमें सही लगती हैं। और इसे करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपनी मदर कंट्री से बाहर निकल करके पिछड़ी और गरीब देशों को जा कर के जीतो, उन पे कब्जा करो और अपने शासन के दौरान वहाँ के रिसोर्सेज फ्री में यूज़ करो। अब ये दोनों ही ज़रूरतों ने, एक तो चाहिए सस्ती और फ्री लेबर जो अपने देश में से नहीं ली जा सकती, क्योंकि अपने ही देश के वासियों का नुकसान नहीं किया जा सकता, क्योंकि अंततः कैपिटलिज्म किसके लिए हो रहा है? जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, लिविंग स्टैंडर्ड को रेज करने के लिए ही तो कैपिटलिज्म हुआ है, प्रॉफिट मेकिंग, इकोनॉमी को ग्रो कराने के लिए और नेशन को डेवलप करने के लिए। तो आप अपने ही लोगों का नुकसान तो नहीं कर सकते। हालांकि ऐसा हो रहा था यूरोप में। सेकंड, आप अपनी ही कंट्री के रॉ मटेरियल्स को इस तरह से यूज़ करेंगे, शासन आपको अनुमति नहीं देगा, गवर्नमेंट आपको अलाउ नहीं करेगी। ये दोनों ही चीज़ें कहीं और से लानी है आपको, तो आप अपनी होम कंट्री में एज अ रूलर हैं, और एक ऐसी कंट्री जहाँ पर जा कर के आपने उनके साथ अपनी इकोनॉमी और कॉमर्स के बेसिस पे रिलेशन साध लिया है, लेकिन इस रिलेशन की बुनियाद इस बात पे खड़ी है कि आपका वहाँ की राजनीति या वहाँ के लैंड पर एक कंट्रोल हो, जिससे आपको लेबर और रॉ मटेरियल आपकी मनवांछित कीमत पर और आपके डिसाइडेड नॉर्म्स पे मिले। यही है कॉलोनियलिज्म, क्योंकि वो कंट्री अब आपकी एक कॉलोनी है जो आपको रॉ मटेरियल फीड करेगी, जो आपको लेबर फीड करेगी, जो आपके बने हुए आर्टिकल्स के लिए मार्केट प्रोवाइड करेगी, और वो हमेशा आप ही की इकोनॉमी को सब्स्टिट्यूटेड होगी। आपकी मेन कंट्री तो वो आपकी कॉलोनी है, आप उसे अपनी कंट्री कभी नहीं मानते। यहीं से कॉलोनियलिज्म का जन्म होता है। और इसी कॉलोनियलिज्म को साधने के लिए जब आप उस देश के ऊपर सीधा शासन करना शुरू कर देते हैं, पॉलिटिक्स को कंट्रोल कर लेते हैं, तो यही होता है साम्राज्यवाद। इसी को कहते हैं इम्पीरियलिज्म। तो कैपिटलिज्म की पूर्ति करते करते कॉलोनियलिज्म, और कॉलोनियलिज्म फिजिबली चल सके, आता है इम्पीरियलिज्म। इसी तरह से ब्रिटेन भी आगे बढ़ा था, और यही एक कंसेप्ट है। तो कुल मिलाकर के ब्रिटिशर्स जब भारत में थे वो स्ट्रॉन्ग कैपिटलिस्ट थे। अब आपसे पूछा जाए पूंजीवादी होना गलत है क्या? प्रॉफिट अर्न नहीं करना चाहिए? यस, आई एम अर्निंग प्रॉफिट। अगर मैं आपसे जो फीस ले रहा हूँ उसमें मेरा आने जाना, पढ़ाई, रेंट, एयर कंडीशन, इलेक्ट्रिसिटी, टीचिंग कॉस्ट, एवरीथिंग निकालो, अगर पर पर्सन के पीछे मुझे 1500 बचता है, वो मेरा अधिकार है, वो मेरा प्रॉफिट है, क्योंकि इसी से स्किल, इनोवेशन, रिसोर्स क्रिएशन होता है, इसी से तो इकोनॉमी बढ़ती है। लेकिन अगर आप ये कहें कि वहाँ पढ़ी उस डी.आर. खुल्लर की मेहनत से बनी किताब को मैं कोई लड़का या लड़की 8 या 10 हज़ार पे रख के, ऊपर की 2 और नीचे की 2 लाइनें बदला के, अपनी तिरछी सी स्टैंप लगा करके 20,000 में बेचूँ एज अ नोट्स कि ये हमारे एक्सक्लूसिव नोट्स हैं, ये लूट है। इसे लूट कहते हैं। ये कैपिटलिज्म का भयावह चेहरा है। यह है बैड कैपिटलिज्म। तो कैपिटलिज्म ऑलवेज इज नॉट बैड। कैपिटलिज्म को की पूर्ति करने के लिए अपना एक कदम, कैपिटलिज्म का एक्सटेंट और आपकी ग्रीड कैपिटलिज्म को नेगेटिव करती है। हालांकि कैपिटलिज्म आज हमारी कंट्री में भी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी का आपको राइट है, लेकिन नियम बने हैं, लेबर के साथ लेबर लॉज वायलेशंस नहीं,
रिसोर्सेज की पूरी कीमत अदा करनी होगी, और प्रॉफिट्स जो आप कमाते हैं उस पर एक प्रॉपर टैक्सेस हैं क्योंकि इनकम डिस्क्लोज़ करनी होती है, और वही पैसों से सरकार जन कल्याण की नीतियाँ चलाती है, जैसे नरेगा है, NRHM है, सर्व शिक्षा अभियान है, मिड डे मील स्कीम है, ऐसी बहुत सी नीतियाँ। तो सोशलिज्म भी है, कैपिटलिज्म भी है, ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो अब कुल मिलाकर के इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देखें तो इंडिया आप सबको पता है ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी। बीइंग अ कॉलोनी इंडिया सर्व कर रही है उन्हें, और ये सर्विस देते हुए ब्रिटिशर्स इंडिया में कैपिटलिस्ट टेंडेंसी रखेंगे और कैपिटलिज्म होगा। हर स्टेज में 3 स्टेजेस में एक चीज़ जो नहीं बदलेगी वो कैपिटलिज्म, बस इसे करने के तरीके बदलेंगे। ये समझ आया? एक चीज़ जो निरंतर बनी रहेगी वो कैपिटलिज्म, करने के तरीके बदल दिए जाएंगे। पहला फेज ऑफ कैपिटलिज्म इन इंडिया वाज मर्चेंट कैपिटलिज्म, सेकंड इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म, थर्ड फाइनेंस कैपिटलिज्म। मर्चेंट कैपिटलिज्म, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म, फाइनेंस कैपिटलिज्म। टेंशन ना ले, हम इकोनॉमी नहीं हिस्ट्री ही पढ़ रहे हैं, लेकिन यूपीएससी की ये खूबसूरती है, जब तक आप सभी सब्जेक्टों के मास्टर्स नहीं बनते ना तो आपका यूपीएससी क्लियर होगा, और जब तक आपके टीचर सभी सब्जेक्ट्स के मास्टर नहीं होते ना तो वो आपको पढ़ा सकते हैं। तो ये मिथ्या है कि कोई एक पर्सन सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि हम सीधा प्रश्न बच्चे पे उठा रहे हैं, क्योंकि सभी सब्जेक्ट में मास्टरी के बिना आप एग्ज़ाम भी तो नहीं क्लियर कर सकते। तो यदि आपकी सभी सब्जेक्ट पे मास्टरी हो सकती है तो ब्रह्मदेव से ये अवतार वरदान केवल आप ही को नहीं मिला, आपसे पहले किसी और को भी मिला हो सकता है। ओके, तो थोड़ी देर के लिए गलतफहमी लगी होगी कि शायद हम इकॉनमी पढ़ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं, हम हिस्ट्री ही पढ़ रहे हैं। लेकिन हिस्ट्री में अब कंसेप्ट कैपिटलिज्म का आया तो बीइंग अ जेन्युइन यूपीएससी फैकल्टी मेरी लायबिलिटी थी कि मैं सिर्फ उसे एक शब्द की तरह ना पढ़ाऊँ। कैपिटलिज्म मैंने पूंजीवाद जो होता है वो होता है कैपिटलिज्म, और आपको ये पढ़ना है, ऐसा नहीं। आई एम नॉट रिस्ट्रिक्टेड बाय द हिस्ट्री, आई एम बाउंडेड बाय द कल्चर ऑफ द सिविल सर्विसेज। दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग यू कैपिटलिज्म इन हिस्ट्री, बिकॉज आपको पता होना चाहिए। ओके, चलिए, तो मर्चेंट कैपिटलिज्म, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म, फाइनेंस कैपिटलिज्म, इनकी डेट्स क्या हैं? मर्चेंट कैपिटलिज्म 1757 से 1813, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म 1813 से 1857, एंड फाइनेंस कैपिटलिज्म 1857 से पूरा लास्ट तक, आज़ादी तक 1947। ये 3 फेजेज़ में कैपिटलिज्म हुआ है। तीनों ही फेजेज़ में वेल्थ ड्रेन हुई है, लेकिन तरीके तीनों अलग हैं। स्टार्टिंग मर्चेंट कैपिटलिज्म से, तो क्या मैं आप इन दोनों को डिलीट कर दूं ताकि मैं आपको सुंदर वे में स्ट्रक्चर बना सकूं? जब हम मर्चेंट कैपिटलिज्म की बात करते हैं तो उसके लिए आप एक चीज़ समझिए। देखिए, सबसे पहला एस्पेक्ट, (1602) में आप भारत में आ चुके हैं और 1605 से आपकी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज लगनी शुरू हो गई। 1605 से 1757 तक तो आप मजबूर थे, आपको भारत से जितनी भी वस्तुओं की आवश्यकता थी, जो भी आर्टिकल्स की आपको नीड थी, चाहे वो टेक्सटाइल्स थे, चाहे स्पाइसेस थे, चाहे स्टोन्स थे, उनके बदले में आपने ब्रिटेन का गोल्ड यानी कि बुलियन और सिल्वर भारी मात्रा में इंडिया को दिया। रीज़न ये था कि इंडिया एक क्लोज्ड इकोनॉमी की तरह एग्जिस्ट कर रहा था और इंडिया को ब्रिटेन के आर्टिकल्स की उस तरह से नीड थी ही नहीं। ऐसे में ब्रिटेन के पास एक मजबूरी हो जाती थी कि जब भी उसके पास इंडिया को कोई आर्टिकल आता था, लाइक आर्टिकल टेक्सटाइल, इसके बदले में ब्रिटेन को उसे बदले में देने को कुछ नहीं होता था एम्प्टी, तो उसे क्या देने पड़ते थे? बुलियंस, गोल्ड। और ऐसे में उसका बुलियन ख़त्म होता जा रहा था और एक स्थिति ऐसी भी आ गई थी कि 1720 में ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने मजबूर होकर के लॉ भी पास किया था कि इंडिया से आने वाला ख़ास तरह का क्लॉथ और सिल्वर ब्रिटेन में एंट्री और ब्रिटेन में बिकने पर बैन है। मतलब उनका गोल्ड इस लेवल पे ख़त्म हो रहा था कि उन्हें भारतीय कपड़े पर रोक लगानी पड़ी। पेनल्टी ये लगाई गई थी कि जो भी उस कैटेगरी के क्लॉथ को पहनेगा उसके ऊपर 5 पाउंड की पेनल्टी है और जो बेचेगा उस पर 20 पाउंड की पेनल्टी है।
हुआ क्या, जिस चीज़ पे बैन होता है लेकिन जब मांग भारी है तो वो चीज़ और भी लग्जरी का आइटम बन जाती है और लोगों ने गर्व में आके पहनना शुरू किया। आई एम वेयरिंग द शर्ट ऑफ इंडियन कॉटन, चार्ज मी 5 पाउंड फाइन। तो जब वो पहना करते थे वो मानते थे कि फिर वो एक नया स्टेटस बना, स्टाइल सिंबल कि फ़ाइन वाली शर्ट पहनी है इसने, किस लेवल का क्रेज़ी होगा ये। तो लोग 10, $5, 5 पाउंड, 15 पाउंड भर भर के फ़ाइन में। दूसरा स्मगलिंग, जब हम किसी चीज़ को वैधिक तौर पर रोकें तो उसकी स्मगलिंग बढ़ती थी, ब्लैक मार्केटिंग। तीसरा अल्टरनेटिव, सरकार और नुकसान में, वो ये कह रही थी कि पहले तो वाया जेन्युइन रूट आता था तो इम्पोर्ट ड्यूटी लेते थे, सेल टैक्स लेते थे, रेवेन्यू। अब जब से बैन किया है, बुलियन तो फिर भी देश से जा ही रहा होगा क्योंकि जो व्यापारी ले रहा है वो बुलियन तो देता ही होगा, लेकिन अब रेवेन्यू भी नहीं मिल रहा इन द फॉर्म ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी और इन द फॉर्म ऑफ सेल टैक्स। ये तो हमने खुद पे दोहरी मार दी। अंग्रेज़ों ने दोबारा ऐसे गलत कदम नहीं उठाए और एक नया टूल इस्तेमाल किया जो बाद में समझाऊंगा, हैवी इम्पोर्ट ड्यूटी वाला। लेकिन बैन करने की गलती दोबारा नहीं की क्योंकि उन्हें सबक मिल गया था। अब मुद्दे की बात यह है, इंडिया से आर्टिकल आ रहे हैं, बदले में वो आपसे कुछ लेते नहीं, आपको बुलियन देना पड़ता है, आप तंग हैं। आप क्या करें, आपको ये बुलियन रिड्यूस करना है। टेक्सटाइल आपको आज भी चाहिए, स्पाइसेस आपको आज भी चाहिए, मटेरियल की आपको नीड है। उसके सॉल्यूशंस क्या निकाले जाएंगे उसको समझते हैं। आइए, सपोज कीजिए इंडिया में 3 ग्रुप रहेंगे ऑलवेज, और मैं केस हमेशा से कॉटन का ही लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सिंधु घाटी में जन्मा हूँ इसलिए मैं कॉटन का ही केस लेता हूँ, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री कॉटन के इर्द गिर्द ही है। पहली इंडस्ट्री भी यदि भारत में लगी है तो कॉटन टेक्सटाइल ही लगी है, ठीक है। बाकी हम सभी सिंधु घाटी में ही जन्मे हो सकते हैं, क्या पता, कुछ आर्य भी हो सकते हैं, कुछ वहाँ के भी हो सकते हैं, कुछ बाहर के भी। अब तो नहीं बहस चिढ़ गई है जब से इराक में प्रमाण मिले हैं कि राम थे, वो कह रहे हैं कि आर्य भारत में ही थे, और इन भारतीय सभ्यता 14-15 हज़ार साल पुरानी है, 4500 साल पुरानी नहीं है। कल को कोई नई खोज भी हो सकती। मैं कॉटन का केस लेता हूँ। कॉटन के केस में पहला पर्सन जो आपको मिलेगा जब आप गांव में जाएंगे उस समय में, तो वो होगा फार्मर, जो क्या कर रहा है, कॉटन उगा रहा है। कॉटन कैसे होते हैं, ठीक है। दूसरा पर्सन जो आपको मिलेगा कॉटन के केस में, वो होगी वो औरत जो एक छोटे से घर में बैठ करके कॉटन चरखा चला करके धागा बना रही है, यार्न। और तीसरा होगा वो जुलाहा जो अपने हाथ से मशीन चला के धागों को एक साथ जोड़ करके, 2 धागे ऐसे 2 ऐसे जोड़ के बना रहा है टेक्सटाइल। जैसे आज भी ये धागा ऐसा ही, कपड़ा ऐसा ही बनता है ना, ऐसे ऐसे जैसे आपका लॉगरिथमिक सा ग्राफ हुआ करता था, ऐसे ही धागा कपड़ा बनता है ना। तो वो जो यार्न से क्लॉथ बना रहा है वो कौन है, वीवर। तो यहाँ पे क्या बना, टेक्सटाइल, ठीक है। गारमेंट वाले को छोड़ देते हैं, फार्मर, यार्न मेकर और वीवर, टेक्सटाइल मेकर, ये 3 मेंबर होते थे। अब क्या किया ब्रिटिशर्स ने, 1757 से 1813 में मर्चेंट कैपिटलिज्म के दौर में जो पहला कदम अपनाया गया, जो इसका पहला स्ट्रक्चर का पिलर था इस पॉलिसी को सक्सेसफुल बनाने का, वो ये था, और इसको हम कहते हैं डिक्टेटेड प्राइसिंग। डिक्टेटेड प्राइसिंग क्या है, सपोज कीजिए जो वीवर है उसका एक पीस ऑफ टेक्सटाइल, इसे हम पीस गारमेंट कहते हैं, ₹300 का वो बेचना चाहता है। कितने बेचना चाहता है, ₹300 का वो बेचना चाहता है। लेकिन मुद्दे की बात अब यहाँ पर यह है कि उसकी मान लीजिए लागत मूल्य 200 रुपये आया है और वो 300 रुपये का आपको बेचना चाहता है। तो आपने क्या किया, वहाँ पर आकर के आपने देखा कि किसी भी तरह से अगर मैं जो जिस प्राइस पे ये मुझे सेल कर रहा है, जो मुझे ये बेच रहा है 300 रुपये, जो खरीदने वाला उसके लिए तो ये एक तरह का कॉस्ट प्राइस होगा ना, और जो बेचने वाला उसके लिए सेलिंग प्राइस होगा। तो आपने सबने पढ़ा रखा है यार, मैं तो आपसे सीख रहा हूँ। बेचने वाले का सेलिंग प्राइस, खरीदने वाले का कॉस्ट प्राइस। ऐसे में वो ये चाहेगा ब्रिटिशर, अगर किसी तरह से मेरा कॉस्ट प्राइस इंडिया में रिड्यूस हो जाए तो करना उसको क्या था, उसकी ये टेक्सटाइल का पीस गारमेंट ब्रिटेन में 400 में बिकता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का
400 में बिकता है, भारत से उसे भारतीय वीवर दे रहा है 300 में। रास्ते में ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट लगेगा, बाकी खर्चे लगा के वो वहाँ जाके बेचेगा। अब 100 रुपया का गैप है यहाँ पर, मान लीजिए ये उसका मुनाफा है, ये बढ़ाना है क्योंकि यही तो पूंजीवाद है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बाय एनी वे। तो उसके पास एक स्कोप ये है कि जो इंडियन वीवर उसे वो 300 में दे रहा है वो उसे 200 में दे, तो उसे वो विदेश की मंडी में बेचेगा 400 में, तो गैप आएगा 200 रुपये का, मुनाफा बढ़ गया। इंडियन वीवर उसे 200 में क्यों देगा? क्योंकि इंडियन वीवर की तो लागत मूल्य ही 200 था। इंडियन वीवर ने भी जब टेक्सटाइल बनाया, उसने भी तो यार्न परचेज किया, उसने अपने मैन डेज भी लगाए, मशीन भी लगाई, सब कुछ लगाया, तो उसकी भी तो कॉस्टिंग 200 रुपये पड़ गई। उसने 100 रुपये प्रॉफिट रख के आगे बेचा था, लेकिन यहाँ पर उसे 200 रुपये में बेचना पड़ेगा क्योंकि ये प्राइस डिक्टेटेड है। डिक्टेशन का मतलब क्या है? वो बात जिसके आगे कोई किंतु परंतु नहीं, जिस पे कोई सवाल जवाब नहीं, जो आपको माननी ही है, वो लॉजिकली करेक्ट हो या इनकरेक्ट हो, इट इज़ डिक्टेटेड। और जो ये तरीके से चलते हैं वो डिक्टेटर होते हैं, और डिक्टेटर को ही क्या कहते हैं? तानाशाह। और तानाशाह होते हैं, ऑटोक्रेसी होती है। सवाल उत्पन्न होता है कि बंगाल का वीवर क्यों मानेगा इस डिक्टेटेड प्राइस को? इसके लिए ज़रूरी है समझनी 1757 की बैटल ऑफ प्लासी। 1757 की बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो नवाब हुआ करता था सिराजुद्दौला, वो तो ख़त्म हुआ, लेकिन उसी का सेनापति मीर जाफ़र को अंग्रेज़ों ने गद्दी पे बैठाया। अब ये जो नवाब हुआ करता था बंगाल का, तो बंगाल के नवाब को हर कबल पूरे स्टेट को मैनेज करना होता था। वो क्रिमिनल वर्क भी देखता था, पुलिस, मिलिट्री, लड़ाई झगड़े, चोरी डकैती, ठगी। वो सिविल वर्क भी क्रिमिनल मने फौजदारी, निजामत, और वो सिविल वर्क भी देखता था, यानी कि ज़मीन जायदाद का मामला, धर्म से जुड़े मामले, कास्ट, कल्चर, मैनर, सक्सेसरशिप, इनहेरिटेंस, मैरिजेस, एनीथिंग। अब अल्टीमेटली नया नवाब मीर जाफ़र अंग्रेज़ों के आशीर्वाद से बैठा है, उसी के ऑफिसर ये सारा वर्क देखते हैं स्टेट में। एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी है जिसके आशीर्वाद से नवाब है, नवाब के ऑफिसर्स को आगे सारी प्रोविंस को मैनेज करना है सिविल एंड क्रिमिनल मैटर में। अब जब नवाब खुद ही अंग्रेज़ों के आशीर्वाद से है, तो वही अंग्रेजी कंपनी के जो अफसर हैं, उनके सामने ये जो नवाब के अफसर खड़े हैं, ये कितने कमज़ोर और अधीन होंगे। इन्हीं नवाब के ऑफिसर्स के साथ इन्हीं ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स ने सांठ गांठ कर ली, सेटिंग कर ली कि थोड़ी सी माल प्रैक्टिसेस करते हैं, उसके मुनाफे का एक थोड़ा सा हिस्सा अंश मात्र तुम्हें भी मिला करेगा। ऐसे में 1757 की बैटल के बाद मैं उस समय के बंगाल का एक जुलाहा हूँ, एक वीवर हूँ। मेरे साथ कोई अत्याचार नहीं होगा, इसके लिए प्रतिबद्ध है मेरा शासक। मेरे साथ कोई अत्याचार होगा तो मेरी रक्षा करेगा मेरा शासक। मेरे जितने भी ग्रीवेंसेस हैं उन्हें रिड्रेस करेंगे मेरे शासक, क्योंकि मैं उन्हें रेवेन्यू देता हूँ, क्योंकि मैं उनकी टेरिटरी का बाशिंदा हूँ। लेकिन जब रूलर खुद पॉलिटिकली इनएक्टिव कर दिया गया है ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो वो प्रोटेक्ट कैसे करेगा रैयत को? इस पॉलिटिकल इनएक्टिविटी का फ़ायदा ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स उठाते रहे, डिक्टेट करते रहे प्राइसेस किनको? वीवर को। और वीवर किसी भी तरह का समर्थन या बचाव ना मिलने पर मजबूर होकर के बेचता रहा, क्योंकि तब इतना बड़ा और प्रबुद्ध वीवर नहीं था हमारे देश में जो मटेरियल स्टॉक पाइल कर ले, इन्वेंट्री मेंटेन कर ले, उसे बेचना ही होता था। और जब उसे नहीं मिल रहा है समर्थन, जब इसी तरह की चीज़ें हो रही हैं लगातार, और वो ये देख रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन में भी माल प्रैक्टिसेस हैं, खुद नवाब के ही ऑफिसर हरास कर रहे हैं, और वो अंग्रेजी कंपनी के ऑफिसरों के साथ कॉल्यूजन करके बैठे हुए हैं, सांठ गांठ और नेक्सेस बना के, उसे कहीं समर्थन नहीं दिखता था, वो डिक्टेटेड प्राइस पे बेचता था। तो इसकी वजह से लाभ होता था ईस्ट इंडिया कंपनी को। यह है एक पिलर किसका? मर्चेंट कैपिटलिज्म का। कैसे वेल्थ ड्रेन हुई? कैसे हुई बच्चे? वो जो 200 रुपये पर बना करके जुलाहे ने 300 पर बेचना था कपड़ा, उस पर उसे 100 रुपया बचना था, ₹100। ये ₹100 इंडियन वीवर का होता।
इस ₹100 में से वो कुछ सेव करता और यानी कि इन्वेस्टमेंट करता और बाकी एक्सपेंडिचर करता। चाहे वो एक्सपेंडिचर करता तो वो एक्सपेंडिचर के बदले में कोई गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता, तो वो किसी ना किसी पर्सन के द्वारा ही उसे गुड्स या सर्विसेज बेची जानी थी। तो इसका किया खर्चा किसी की आमदनी होता, इसका किया खर्चा किसी की इनकम होता इंडिया में, और वो जब किसी की इनकम बनता तो वो आगे इन्वेस्ट इन एक्सपेंडिचर करते। तो इकोनॉमी का साइकिल चलता रहता है, इसे मल्टीप्लायर कहते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, इसके द्वारा सेव किया पैसा नवाब की पूंजी बनता, इन्वेस्टमेंट बनता, तो कैपिटल का फॉर्मेशन होता, पूंजी का निर्माण। क्योंकि रैयत जो पैसा जोड़ती है, जमा करती है, आज की डेट में भी आप जो सेविंग्स करते हो बैंकों में, एफडी में, पोस्ट ऑफिस में, आरडी में, गवर्नमेंट उसी पैसे से तो इन्वेस्टमेंट्स करती है आगे, आपका वही पैसा तो सरकार के पास है, तो पूंजी का निर्माण होता। और सबसे बड़ी बात, इस भारतीय वीवर की जितनी आमदनी होती उसी प्रोपोर्शन में तो उसका एक हिस्सा नवाब का रेवेन्यू बनता, और नवाब उसी रेवेन्यू से तो फिर इरिगेशन, एग्रीकल्चर, लैंड डेवलपमेंट, एडवांस लोन्स, बीज, इक्विपमेंट, बैल, ये सब दे पाता, तो विकास होता प्रोविंस का। नवाब का रेवेन्यू और जुलाहे का प्रॉफिट, ये दोनों हमारी कंट्री की वेल्थ थे कि नहीं थे? लेकिन ये 100 रुपये का मुनाफा जुलाहे को ना हो करके अब 100 की बजाय 200 का मुनाफा उस ईस्ट इंडिया कंपनी को हो रहा है। तो पहले वो 100 लेके जाने थे यहाँ से, अब वो कितने लेके जाएंगे? 200। तो हमारी 100 रुपीज़ की वेल्थ लूट के वो 100 रुपीज़ की वेल्थ बनी ब्रिटेन की। तो इसे कहा गया है ड्रेन ऑफ वेल्थ। पहला तरीका मर्चेंट कैपिटलिज्म के अंदर डिक्टेटेड प्राइसिंग, लेकिन यह भी तो पूरी तरह से सही नहीं। आप यह कह सकते हैं कि सर जब वो डिक्टेट कर रहा था अपनी प्राइसिंग, तो उस समय में वो जो वो जो टेक्सटाइल प्रोड्यूसर था वो दूसरे बायर्स को वो चीज़ बेच सकता था, क्योंकि बायर इन द मार्केट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। बायर सेलर की स्ट्रेंथ होते हैं। जब भी एक मार्केट में बायर्स बढ़ते हैं तब सेलर को रेम्यूनरेशन या प्राइसेस बहुत अच्छे मिलते हैं, उसकी क्वालिटी इन्हांस होती है और वो स्ट्रेंथेंड होता है। तो अगला स्टेप है एलिमिनेशन ऑफ द कंपटीशन। एलिमिनेशन ऑफ द कंपटीशन माने कि एलिमिनेशन ऑफ द बायर्स, एलिमिनेशन ऑफ द बायर्स। ओके, वो एलिमिनेशन ऑफ द बायर कैसे किया गया वो समझते हैं। अगला पिलर, द पिलर ऑफ एलिमिनेशन ऑफ कंपटीशन। आइए समझते हैं इसने कार्य कैसे किया। ये बिठा दूं हम फार्मर, ये बाद में बनाएंगे। सपोज कीजिए बंगाल है और बंगाल की इस प्रोविंस में कई तरह की यूरोपियन पावर हुआ करती थी। इंडिया में आप सबको पता है कि कितने यूरोपियंस आए व्यापार करने के लिए। मैं फिर से दोहरा देता हूँ, पोर्तुगीज़, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रेंच। ओके, अब इतने सारे पर्सन हैं, पोर्तुगीज़, डच, ब्रिटिश, फ्रेंच, डेनिश। आप जो प्राइस कोट कर रहे हैं, आपने जो डिक्टेट किया है ब्रिटिशर्स ने, वीवर को वो नहीं एक्सेप्टेबल। वो पोर्तुगीज़ के पास, डच के पास, फ्रेंच के पास, डेनिश के पास जाएगा। तो ऐसे में इस कंपटीशन की वजह से सेलर को फ़ायदा होगा, बायर का लॉस, यानी कि बायर यहाँ पे ब्रिटिश, उसका लॉस है। इसलिए 1757 ऑनवर्ड जितने भी भारतीय राजा जो आपस में युद्ध कर रहे हैं, या हर भारतीय राज शासन के अंदर 2 बेटों में युद्ध हो रहा है, उनको उनके उस युद्ध में समर्थन दे करके ब्रिटिशर्स जब वो जीत जाते थे तो उनसे यह प्रतिज्ञा या वादा ले लेते थे, अग्रीमेंट लेते थे कि आप दूसरी किसी यूरोपियन पावर को अपनी टेरिटरी में ट्रेड नहीं करने देंगे। इस तरह से यूरोपियन राइवल्स को एलिमिनेट कर दिया गया। ऐसे में अब वो जो पर्सन सामान बेचने आया है, यानी कि वीवर, उसके बाद एक ही बायर है, दैट इज़ ब्रिटिशर्स, तो उसे वो उसी कीमत पे बेचना होगा जो ब्रिटिशर्स कह रहे हैं। तो जब मार्केट से कंपटीशन एलिमिनेट किया जाता है, आपके सेलिंग प्राइस इस तरह से हर्ट होते हैं, और यही फार्मूला उस समय के मर्चेंट कैपिटलिज्म फेज़ में अपनाया ब्रिटिशर्स ने। अब आप कह सकते हैं कि इस फेज़ में भी एक लूप होल बचा है, वो क्या है? यूरोपियन राइवल का कंपटीशन एलिमिनेट कराया,
लेकिन इंडियन ट्रेडर तो आज भी एग्जिस्ट करता था। और इंडियन ट्रेडर की अगर हम बात करें, उस इंडियन ट्रेडर को तो नहीं ख़त्म कर सकता था कोई भी नवाब या कोई भी रूलर, क्योंकि नवाब है ही इसलिए क्योंकि एक राज्य है। राज्य तभी राज्य होता है अगर उसमें कोश है, धन है। चाणक्य की सप्तांग थ्योरी में कोश को भी एक जगह दी गई है, धन कोश। धन कोश के बिना राज्य कैसा? और धन कोश तभी है अगर कारीगर है, आर्टिजन, अगर व्यापारी है, मर्चेंट एंड ट्रेडर्स, और अगर फार्मर है। तो व्यापारी और मर्चेंट ही सारे ख़त्म कर दें अगर ब्रिटिशर्स के कहने पर, तो राज्य भी कैसा रहेगा? राज्य नहीं तो राजा कैसा? तो नवाब के रहने के लिए इंडियन ट्रेडर्स तो चाहिए थे, लोकल ट्रेडर्स, मर्चेंट चाहिए थे। ब्रिटिशर्स को भी ये चाहिए होते थे क्योंकि बंगाल और भारत भर से अपना सामान वो इन्हीं के माध्यम से इकट्ठा कराते थे। इनका क्या हल किया जाए? इनका हल करना ज़रूरी है। अब हम वो समझाते हैं कि इनका सॉल्यूशन कैसे किया। आइए समझते हैं। जैसे सपोज़ कीजिए आज एक इंडिया है और इंडिया में अलग अलग स्टेट हैं। एक स्टेट को दूसरे स्टेट से जब आप कमर्शियली ट्रांजैक्ट करने जाते हैं तो आपको ट्रांजिशन ड्यूटीज़ देनी होती हैं, टोल चुंगियाँ देनी होती थी ना। अब जीएसटी आया है तो इसको ख़त्म किया गया है। ऐसे किसी ज़माने में बंगाल खुद को एक पूरी कंट्री समझ रहा है। जैसे आज इंडिया एक कंट्री है, तब हर इंडिपेंडेंट स्टेट खुद को कंट्री समझता था। और उस बंगाल के अंदर हमने क्या कर रखा है? लैंड डिवाइड कर रखा है डिफरेंट एस्टेट्स में। एस्टेट्स का मतलब क्या है? ज़मींदारियाँ, यानी कि 100-150 किलोमीटर तक एक ज़मींदार का इलाका है, उसके आगे किसी दूसरी की ज़मींदारी है, फिर तीसरे की, चौथे की। इस तरह से ज़मींदारी तक जाते हुए उस एक बंगाल नामक स्टेट में ही, जो कि तब की एक कंट्री ही थी एक तरह की, और डिफरेंट ज़मींदारियाँ आज के स्टेट्स की तरह एग्जिस्ट कर रहे थे उस बंगाल नामक कंट्री में। तो हर ज़मींदारी से दूसरी ज़मींदारी पर जाने पर चुंगी बहुत लगती थी, जैसे नाका कहते थे, ड्यूटी देते कहते थे। इस तरह से बंगाल में डिफरेंट आर्टिकल्स के ट्रांजिशन पे काफ़ी ड्यूटी पे करनी पड़ती थी। अब ब्रिटिशर्स को बहुत सी चीज़ें ऑल इंडिया से मंगानी है तो बंगाल में एंट्री पे ड्यूटी, फिर बंगाल में इनवर्ड मूवमेंट पे एक ज़मींदारी से दूसरी ज़मींदारी में ड्यूटी, और अल्टीमेटली जो इंडिया से सामान एक्सपोर्ट लंदन करना है उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी, और जो साउथ ईस्ट एशिया और अदर एशिया से सामान बंगाल में आना है उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी। तो इस तरह से एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी के नाम पर और इंटरनल ट्रांजिशन ड्यूटीज़ के नाम पर बहुत सारी ड्यूटीज़ लग गए। ब्रिटिशर्स को ऐसा लगता था कि उनका सामान महंगा होता है, कारण उन्हें एक तो सामान भारत में एजेंटों से लेना पड़ता था तो एजेंट का कमीशन देना पड़ता था, दूसरा उन्हें सामान लंदन भेजना है तो उनकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी है लंदन तक जाने की। ऐसे में वो ये सब ड्यूटियाँ देने के बाद compete नहीं कर पा रहे हैं अपने उस आर्टिकल के साथ, उसकी कॉस्ट बढ़ी है। क्यों? क्योंकि वो पूंजीवाद की सोच से काम कर रहे हैं, उन्हें प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। इसका तरीका क्या है? एग्जम्पशन टू द ट्रांजिट ड्यूटीज़, ये है तीसरा पिलर मर्चेंट कैपिटलिज्म का। आप ट्रांजिट ड्यूटी से एग्जम्पशन ले लेते थे। जिस भी किसी नवाब या रूलर की टेरिटरी में आप उसकी मदद किया करते थे, आप उसे एनुअली एक लमसम पेमेंट, जैसे कि बंगाल के केस में 3000 की पेमेंट करके पूरे साल फ्री ट्रेड का परमिट आपको मिल जाता था और आप टोटली ट्रेड फ्री करते थे। लेकिन ये ट्रेड फ्री करने की अनुमति भारतीय व्यापारियों को नहीं होती थी। ऐसे में एक इंडियन ट्रेडर है, उसको वो आर्टिकल जिस कॉस्ट पे बिका उसने ख़रीदा, उसके बाद उसने सभी चुंगियों पे चुंगी भरी और फाइनली मंडी तक पहुंचा। दूसरा ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसने भी वो सामान उतने में ही खरीदा, सभी चुंगियों को पार करके वो भी मंडी तक पहुंचा। दोनों में से सस्ता सामान किसका होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी का। इस तरह से धीरे धीरे भारतीय ट्रेडर बर्बाद होने शुरू हो गए, ख़त्म होने शुरू हो गए मर्चेंट और ट्रेडर। और यही ब्रिटिशर्स की टेंडेंसी थी कि इन मर्चेंट एंड ट्रेडर्स को शुरुआत में कंपटीशन के द्वारा ख़त्म करेंगे, और जब ये पूरी तरह से एक बार भारत से ख़त्म ही हो जाएंगे बंगाल के रीजन से, फिर तो हमारी मोनोपोली ही हो जाएगी ट्रेड एंड कॉमर्स पे। फिर हम अपनी मर्ज़ी की कीमतें जैसे चाहेंगे वैसे वसूला करेंगे। तो लोकल ट्रेडर को एलिमिनेट करना एक बहुत इम्पॉर्टेंट रूल होता है बड़े वे में कंपटीशन को अपने फेवर में कन्वर्ट करना, जैसा जियो और अदर कंपनीज़ ने आकर के इंटरनेट और फ्री डाटा के वाया किया। एयरटेल, वोडाफोन, टाटा, डोकोमो, ये सबको सफाया करने की प्रयास से। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। चौथा पिलर
इतने पे भी काम नहीं बन सकता, चौथा पिलर भी अपनाना पड़ेगा। क्यों? अभी भी उन भारतीय व्यापारियों की किसानों के साथ ज़्यादा अच्छे संबंध हैं, अभी भी वो भारतीय व्यापारियों के एजेंट ज़्यादा बेटर हैं, माल सस्ता प्रोक्योर कर लेते हैं, एडवांस पैसा देके पहले ही कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट बाय कल्चर है, कॉन्ट्रैक्ट बाय बॉन्डेज है, क्योंकि रिलेशन अच्छे चल रहे हैं शुरू से। ऐसे में अब क्या किया जाए, चौथा तरीका कौन सा अपनाया जाए? तो ये है चौथा तरीका, इसको कहते हैं मोनोपोली। मोनोपोली ऑफ द कॉटन प्रोडक्शन। कॉटन की प्रोडक्शन को मोनोपोलाइज कर लिया गया। और ये मोनोपोली का एक्ट कैसे काम किया और इसका क्या रोल था, अब हम आपको समझाते हैं। मोनोपोली, ये बहुत खूबसूरत कंसेप्ट, मोनोपोली वाला कंसेप्ट करण बहुत खूबसूरत। आओ आओ बाहर आओ, हैं वापस से वो वाले कॉटन के वो बनाओ फार्मर। अब रिश्ता फार्मर से होगा, है ये देखो कॉटन, इन्हीं से कॉटन निकलेगा। ओके, तो कई प्रोसेस होते हैं ना, गिनिंग का प्रोसेस होता है, रेयॉन बनता है ना, फिर वीविंग होता है। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने कॉटन पे मोनोपोली कर ली। कॉटन पे मोनोपोली करने का क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान भारतीयों को होंगे? सबसे पहला एस्पेक्ट, अब इंडिया के लेवल का टेक्सटाइल तो ब्रिटेन में बन नहीं सकता, कारण हज़ारों सालों से यहाँ पे कारीगर काम कर रहे थे। दूसरा, यहाँ के राजघराने और उनके मुलाजिम ऐसे थे कि वो मांग पैदा करते थे कि इस तरह के प्रोडक्ट बने, तो फिर उसी तरह का ऑक्यूपेशन और वैसे ही स्किल्स डेवलप हो गए उन वीवर्स के अंदर। अब अल्टीमेटली ये स्किल्स रातों रात किसी कारीगर में नहीं आ सकते, तो यहाँ जैसा टेक्सटाइल तो बनना नहीं, क्योंकि वो टेम्परेट लैटिट्यूड की कंट्रीज़ थी, कॉटन में उनकी एक्सपर्टीज़ भी नहीं थी। लेकिन हम धागा तो बना सकते हैं। ब्रिटेन का ऐसा मानना था कि एटलीस्ट जो कॉटन की टेक्सटाइल्स तक की प्रोडक्शन यात्रा है, इसमें हम इस चेन में कहीं तो इंटरवीन कर सकते हैं। तो एक स्टेप है धागे का, यार्न बनाने का, हम वहाँ पे तो एंटर हो सकते हैं ना। तो अल्टीमेटली अब क्या किया जाएगा, कॉटन को जब मोनोपोलाइज किया गया तो उसके क्या रिज़ल्ट निकले। सपोज़ कीजिए पहले जो फार्मर है, 10 रुपये कॉटन है, कॉटन की गुच्छी, और वो उसे बेचनी है ₹30 में। डन। अब अल्टीमेटली कॉटन ईस्ट इंडिया कंपनी ही परचेज़ करेगी। तो कॉटन ईस्ट इंडिया कंपनी ने परचेज़ किया, 10 रुपये की बजाय जो उसको 30 रुपये कमाने थे उस फार्मर ने, उसको दिए ₹12, सिर्फ 2 रुपये का मुनाफा। पहले मुनाफा उस किसान का कितना होना था, 20 रुपये। अब मुनाफा कितना हुआ किसान का, 2 रुपये। 20 रुपये में से अगर नवाब को रेवेन्यू देता तो देता 2 रुपये, 2 रुपये में से नवाब को रेवेन्यू देगा 2 पैसा। किसान का भी नुकसान, नवाब का भी नुकसान, वेल्थ डिप्राइव होगी ना, पहला कारण। दूसरा, अब ये जो कॉटन प्रकोर कर लिया ब्रिटिशर्स ने, इसकी 2 स्ट्रेटजीज अपनाते थे। ये मोनोपोलाइज्ड कॉटन, जब इंडियन कॉटेज इंडस्ट्री को देना है यार्न बनाने के लिए, तो प्राइस डिक्टेटेड है, क्योंकि मोनोपोली है ना, तो उनको दिया जाएगा लगभग मान लो आप 40 से 50 रुपये में। कितने में दिया जाएगा, 40 से 50 रुपये में। अब अगर मान ले किसी भी तरह से कि मान लीजिए 40 रुपये में दिया उनको, वो लोग अपनी वैल्यू एडिशन करेंगे, सब काम करेंगे, तो यार्न मार्केट में अवेलेबल होगा 50 रुपये का। डन। अंग्रेज़ों ने यहाँ पर कितने पैसे कमाए, 10 रुपये का कॉटन, 12 रुपये का कॉटन 40 में बेचा। पहले तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में मुनाफा कमाया। इंडियन यार्न मेकर को वो 30 में मिलना था, अब वो 40 में बिका। इंडियन यार्न मेकर को महंगा मिला, लेकिन इसके बावजूद भी प्रॉफिट फार्मर को नहीं हुआ, प्रॉफिट अंग्रेज को हुआ, क्योंकि वो मोनोपोली कर गया। लेकिन यही कॉटन जब ब्रिटिश फॉरेन इन लंदन में भेजता था, तो वो क्या करता था, 12 रुपये उसने किसान पे दिए, प्लस 5 रुपये यात्रा का कॉस्ट लगा, कितना हो गया, 17 रुपये।
17 रुपये यात्रा पे कॉस्ट लगने के बाद वहाँ पर सेल टैक्स या कोई और मुनाफा 5 रुपये का प्रॉफिट रखा, 22 रुपये। तो 22 रुपये में ये मिला लंदन में यार्न बनाने वाले को। लंदन में यार्न बनाने वाले ने इस पे 22 रुपये पे 8 रुपये का मुनाफा रखा, ये हो गया 30 रुपये का। यात्रा वापस इंडिया आया, ये यार्न 5 रुपये की यात्रा लगी, हुआ 35 रुपये का। अब भारतीय मंडी में ये 35 रुपये वाला यार्न बिकेगा या 50 रुपये वाला यार्न बिकेगा? कौन सा यार्न बिकेगा, 35 वाला कि 50 वाला? तो इंडियन टेक्सटाइल मेकर को अब यार्न तो चाहिए, लेकिन वो यार्न इंडियन मैन्युफैक्चरर नहीं बना रहा है, वो यार्न अब ब्रिटेन से आ रहा है, क्योंकि वो यार्न सस्ता चाहिए था टेक्सटाइल मेकर को। तो यार्न के वाया इंडिया में एंटर हो गए ब्रिटिशर्स। ये लॉजिक समझ आया? हर स्टेप में मुनाफा कमाया, ध्यान से देखो। पहले फार्मर का शेयर खा गए और अब अल्टीमेटली अपनी कंट्री के यार्न मेकर को भी एक फ़ायदा दे गए हैं, क्योंकि 8 रुपये का मुनाफा वो भी तो कर रहा है, जबकि असल में उसे होना नहीं था, क्योंकि वो ब्रिटेन का यार्न मेकर अगर भारतीय किसान से लेता है ये कॉटन तो उसे कितने में मिलना था? 30 में। इस पे वापसी की लंदन तक जाने की कॉस्ट 5 रुपये, 35। उस पे वहाँ के किसान का, वहाँ के यार्न मेकर का मुनाफा लगा लो 8 रुपये, तो 35 8 43, और वापसी की 5 रुपये की यात्रा लगा लो तो 48 रुपये में भारत में वो आकर के बिकना था। ऐसे में इंडियन यार्न मेकर अगर 30 पे भी लेकर के 10 रुपये का मुनाफा रख के भी बाजार में बेचता तो 40 में बेचता, इंडियन यार्न मेकर का ही बिकता। इस तरह से ये यार्न वाले कंसेप्ट के वाया पहले तो मुनाफे पे मुनाफा। किसकी वेल्थ खा ली? फार्मर की खा ली। किसकी खा ली? नवाब का रेवेन्यू खा लिया। किसकी वेल्थ खा ली? इंडियन यार्न मेकर का यार्न ही नहीं बिका तो उसका भी तो सारा हिस्सा खा गए। और सबसे बड़ी बात, लगातार ये पोजीशन चलेगी तो वो यार्न मेकर आगे यार्न बनाएंगे। इतने छोटे यार्न मेकर हैं, कॉटेज इंडस्ट्री वुमेन ये काम कर रही है, 1-2 सीज़न लॉस बियर करने पर वो ये प्रोफेशन छोड़ जाएंगे। और जब ऐसा करने से भारत में पूरी तरह से यार्न इंडस्ट्री को उखाड़ दिया जाएगा अंग्रेजों की तरफ से, तो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर की कमर की हड्डी तो वहीं पे टूट जाएगी, क्योंकि टेक्सटाइल यार्न के बिना नहीं हो सकता। फिर टेक्सटाइल बनाने वाले के लिए यार्न भी डिक्टेटेड प्राइस पे बिकेगा। ये सिचुएशन आने वाले दिनों में देखोगे, जब इंडियन टेक्सटाइल को ब्रिटिश टेक्सटाइल के मुकाबले महंगा करना होगा, ताकि इंडियन बाज़ार में कौन सा टेक्सटाइल बिके? ब्रिटिश। फिर वो यार्न महंगा कर दिया जाएगा जिस पे इंडियन टेक्सटाइल डिपेंडेंट है, इससे हमारा टेक्सटाइल महंगा हो जाएगा। ओके, लेकिन ये एक तरीका था, ऐसे लूटा। अगला तरीका लूटने का, चौथा पिलर भी ये समझ आ गया, मोनोपोली वाला। अगला मर्चेंट कैपिटलिज्म का तरीका लूटने का। अब किसी भी कंसेप्ट के वाया देखें तो एक कंसेप्ट तो क्लियर हो रहा है। वो कंसेप्ट क्या? कि सामान पहले के कंपैरेटिवली, चाहे टेक्सटाइल था, चाहे कॉटन था, चाहे यार्न था, सस्ता प्रिकोर कर पा रहे हैं। डिसएडवांटेज पे रख के किसको? इंडियन फार्मर को, इंडियन यार्न मेकर को और इंडियन वीवर को। ठीक है, इन तीनों को डिसएडवांटेज पे लेकर के सस्ता रिकवर कर रहे हैं। अब क्या करेंगे ये लोग? बहुत सारे प्रोडक्ट ये चाइना से इंग्लैंड भेजा करते थे ब्रिटिशर्स। चाइना से इंग्लैंड भेजा करते थे ब्रिटिशर्स, लेकिन उन प्रोडक्ट्स के बदले में चाइना को इंग्लैंड से कुछ भी नहीं चाहिए होता था, तो चाइना को भी इन्हें गोल्ड और बुलियन देना पड़ता था बड़े पैमाने पर। ऐसे में अब इनके द्वारा क्या किया गया? इन्होंने इंडिया से इन 3 सेक्शन को डिसएडवांटेज पे रख करके जो मटेरियल प्रोक्योर किया, चाहे वो टेक्सटाइल, चाहे यार्न या कॉटन, इन प्रोडक्ट्स की मांग चाइना में होती थी। अब से पहले इंडियन फार्मर, इंडियन टेक्सटाइल मेकर और इंडियन वीवर, वो जो एक जायज़ कीमत होती थी, उस कीमत पे ये सामान चाइना भेजता व्यापारियों के बदले में, तो चाइना से मुनासिब मुनाफा भी आता। वो इंडिया की वेल्थ बनता, फार्मर की वेल्थ, वीवर की वेल्थ और यार्न मेकर की वेल्थ इंडिया की वेल्थ हुई, नवाब को रेवेन्यू भी मिलता। लेकिन इन्हें डिसएडवांटेज पे रख के सस्ती प्रोक्योर की गई ये चीज़ों को
अब ब्रिटिशर्स जो सामान चाइना से लिया है वो चाइना से लेके लंदन भेज रहे हैं और उस सामान के बदले उन्हें इंडिया से प्रोक्योर किए हुए ये सस्ते सामान बेच रहे हैं। यानी कि इंडिया चाइना से सामान जाएगा लंदन, बदले में आता था बुलियन। अब बुलियन नहीं आएगा क्योंकि चाइना को ब्रिटेन की सामानों की ज़रूरत नहीं, पर इंडिया का सामान तो चाहिए होता था। उसे इंडियंस बेच के अब तक मुनाफा कमाते रहे। अब ब्रिटिशर्स चाइना से सामान ले जाएंगे लंदन और उसके बिल को एक्सचेंज कर लेंगे इंडिया से सामान भेज के चाइना। आई बात समझ में? तो फिर यहाँ पर भी इंडिया से उनकी वेल्थ डिप्राइव की कि नहीं की? ये सारे तरीके अपना करके 1757 से 1813 तक मर्चेंट कैपिटलिज्म का फेज़ भारत ने देखा, जिसने जम करके भारत की वेल्थ को ड्रेन करने का कार्य किया। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि ड्रेन ऑफ वेल्थ का एक फेज़ और दूसरा फेज़ एब्रप्टली एंड नहीं होते थे। हर नए फेज़ की बिगिनिंग का कारण पिछला फेज़ था, यानी कि पिछले फेज़ की कंडीशंस ही ऐसी हो गई कि नए फेज़ की उत्पत्ति हुई, और हर नए फेज़ के साथ पिछला फेज़ कभी एंड नहीं हुआ, वो साथ में चलता रहा। जैसे पहले फेज़ के बाद एक नया फेज़ शुरू हुआ, सेकंड फेज़ इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म। तो आप कहेंगे कि फिर उस दिन से मर्चेंट कैपिटलिज्म ख़त्म हो गया? नहीं, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म शुरू हो गया है लेकिन मर्चेंट कैपिटलिज्म ख़त्म नहीं हुआ, साथ ही चल रहा है। अब दो फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म लूटेंगे। थर्ड फाइनेंशियल कैपिटलिज्म शुरू हुआ है, तो आप समझेंगे कि पहले दो कैपिटलिज्म ख़त्म हो गए, नहीं, वो ऐड हो गए हैं। तो इसलिए लास्ट पीरियड 1900 आते आते तीन फेजेस ऑफ कैपिटलिज्म भारत को नोच रहे थे, तीन प्रोसेसेस ऑफ कैपिटलिज्म। इसलिए दृश्य बहुत भयावह था, इसलिए स्वतंत्रता का संग्राम का बिगुल भी फूका, इसलिए इतने बड़े पैमाने पर डिबेट, डिस्कशंस और मूवमेंट्स भी हुई कंट्री में, जो इस हद तक चली गई कि वायलेंस हुए, गोलियां चली, बम, हथगोले, तोपें, शहादतें हुई। ये इम्पोर्टेंट था। ओके, अब बात करते हैं सेकेंड फेज ऑफ कैपिटलिज्म, दैट इज इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म। ओके, हमने मर्चेंट कैपिटलिज्म का फेज अच्छे से देखा और आज हम नेक्स्ट फेज पे जाएंगे, दैट इज इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म। जब हम इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म की बात करते हैं तो इसका फेज हमने कब से कब तक डिसाइड किया था? 1813 से 1858 तक। क्या मतलब है इस फेज़ का? देखिए, इस फेज़ के दौरान बहुत से परिवर्तन आए। 1760 से ही ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हो चुकी थी। उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का आधार क्या रहा? शुरू दिन से ही अगर हम देखें तो चारकोल का इस्तेमाल तो होता था फॉर द पर्पज़ ऑफ हीटिंग। उसी के थ्रू हम मेटल्स को उसके ओर से अलग करते थे, लेकिन चारकोल में वो हीटिंग एफिशिएंसी नहीं रहती थी। ऑक्सीजन की एब्सेंस में हम जब लकड़ी को जलाते हैं तो उसे चारकोल में बदल दिया जाता है। लेकिन अचानक से इन द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी ब्रिटेन के इम्पॉर्टेंट माउंटेन चेन्स में कोल मिलता है और उस कोल की हीटिंग एफिशिएंसी चारकोल से कई गुना ज़्यादा थी। आप पानी को कई अधिक स्तर पर गर्म कर सकते हैं, उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करके, और अल्टीमेटली उसे बारीक कंड्यूट्स के थ्रू निकालते हैं तो अल्टीमेट स्टीम का जन्म होता है। और उसी स्टीम के आधार पर टरबाइंस रोटेट करके हमने एनर्जी प्रोड्यूस की। यानी कि हमने ये कहा कि कोल फॉर द स्टीम एंड स्टीम फॉर द पावर। तो पावर से हमने काम लिया। धीरे धीरे ब्रिटेन में क्या होने लगा, जितने भी हैंड एक्टिविटीज़ थी, यानी कि मैनुअल, जो हैंड से बनने वाले क्राफ्ट थे, हैंडीक्राफ्ट, तो मैनुअल प्रोसीजर्स सारे मशीन से एक्सचेंज हुए और स्लोली ये पावर और पावर से बनी वो मशीन्स मैनुअल लेबर को रिप्लेस करने लगे। 1800 आते आते हैंडलूम्स पावर लूम के द्वारा रिप्लेस हो गई। लूम्स वो जिस पे कपड़ा बनाया जाता है। ऐसे में ब्रिटेन अब उस स्तर पे खड़ा था कि उसकी डिमांड चेंज हो गई। उसकी इंडस्ट्री सेटअप हो चुकी हैं और उन इंडस्ट्रीज़ में मैन्युफैक्चर हो रहा प्रोडक्ट उसे बेचना है इंडिया में। कारण 1789 से ही फ्रांस में रेवोल्यूशन था और फ्रेंच रेवोल्यूशन में बाद में एक लीडर जन्म लेता है जिसका नाम नेपोलियन है। और 1797 ऑनवर्ड्स नेपोलियन
पूरे यूरोप की नाकाबंदी कर देता है, यानी कि कॉन्टिनेंटल थ्योरी लेकर के आता है। इसके तहत वो ब्रिटेन के किसी भी व्यापारी का या ब्रिटेन का मैन्युफैक्चर्ड कोई भी आर्टिकल यूरोपियन कंट्रीज़ को ख़रीदने से मना कर देता है, जो भी उस समय में फ्रांस की अलाइन कंट्री होती हैं या जो फ्रांस पे डिपेंडेंट होती हैं, उनको अनुमति नहीं है कि वो ब्रिटेन का कोई भी प्रोडक्ट कंज्यूम करें। ऐसे में एक ये भी कंडीशन उत्पन्न हो गई कि ब्रिटेन का मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ बहुत भारी पॉपुलेशन को कंज्यूम कराया जा सकता है, वो इंडिया में है। तो एक तो उनकी मशीन बेस्ड इंडस्ट्री 40 साल के अंदर 1760 से 1800 तक मैच्योर हो रही थी। दूसरा इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, यूरोपियन मार्केट उनसे छिन गई थी नेपोलियन की वजह से। और तीसरा इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, अब चेंज आ गया था ट्रेड के पैटर्न में। अब भारत का बना टेक्सटाइल, भारत के स्पाइसेस या स्टोन्स को वर्ल्ड लेवल पर ट्रेड करके एक्सचेंज करके यूरोपियंस मुनाफा यानी कि ब्रिटिशर्स मुनाफा नहीं कमाना चाहते थे। अब ब्रिटिश प्रोडक्ट भारत में सेल करके, जो कि मशीन पे प्रोड्यूस हुआ है, उसके तहत अपनी ग्रोथ करना चाहते थे। सेकंड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट चेंज आ गया। वो चेंज क्या आ गया, जब 1602 के अराउंड ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आ रही थी, उस समय में वो एक व्यापारी थे। लेकिन 1700 से लेकर के 1800 के 100 साल के दौर में ईस्ट इंडिया कंपनी अब एक व्यापारी नहीं है, उसने बहुत सारे टेरिटोरियल ऑक्यूपेंसीज करके बहुत सारा जोग्राफिकल लैंड अपने अधीन कर लिया है। ऐसे में उसकी ऑब्लिगेशन केवल ट्रेड एंड कॉमर्स के प्रति नहीं है, उसे रेवेन्यू भी मैनेज करना है, उसे एडमिनिस्ट्रेशन भी प्रोवाइड करनी है, और उसके पास अब अर्निंग के नए ज़रिए हैं। ऐसे में प्राथमिकताएं बदल गई हैं। इस दौर में अब आपको इंडिया का यूज़ लेना है फॉर द पर्पज़ ऑफ मार्केट, जो ब्रिटेन में मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को एक मार्केट प्रोवाइड कर सके। आपको इंडिया का यूज़ लेना है रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए, जो इंडियन रॉ मटेरियल ब्रिटेन की लंकाशायर और मैनचेस्टर की इंडस्ट्रीज़ को फीड कर सकें फाइनल प्रोडक्ट बनाने में, यानी कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे लगी थी। और इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ये है कि अब आपको इंडिया में पॉलिटिकल कंट्रोल करके, उस पॉलिटिकल कंट्रोल की वजह से इंडिया में वो पॉलिसीज़ बनानी है जिसके माध्यम से ब्रिटिश प्रोडक्ट इंडिया में फ्रीली पेनिट्रेट कर जाए और इंडियन टेक्सटाइल और इंडियन प्रोडक्ट्स ब्रिटेन और इंटरनेशनल मार्केट से धीरे धीरे वैनिश हो जाएं। ये सब नहीं हो सकता था अगर आप भारत पे राजनीतिक कंट्रोल ना करते। फिर ये वो दौर था जब लगातार ब्रिटेन में भी कई कंसेप्ट बदल रहे थे। ब्रिटेन में आवाज़ें लंबे समय से उठ रही थी। फ्री मार्केट इकोनॉमी का कंसेप्ट आ गया था, एडम स्मिथ की थ्योरीज और लेसेस फेयर का कंसेप्ट था, जिसमें डिमांड एंड सप्लाई को फ्रीली वर्क करने की अनुमति दी जाए। ऐसा कहा जाता था कि मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई ये तय करे कि किसी पदार्थ की कीमत कितनी होगी, कितनी प्रोडक्शन होनी चाहिए, किस लेवल की क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए। तो क्वांटिटी, क्वालिटी, प्रोडक्शन की कॉस्ट, सेलिंग प्राइसेस, ये सब मार्केट फोर्सेस डिसाइड करें, गवर्नमेंट इसमें इंटरवीन ना करें। इस लेसेस फेयर की थ्योरी को सपोर्ट किया जा रहा था और एडम स्मिथ के कंसेप्ट्स को फॉलो करके जो एक फ्री ट्रेडर्स की एसोसिएशन थी ब्रिटेन में, वो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रही थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट मोनोपोली उसे मिली है ईस्ट के साथ, उसे वाइंड अप किया जाए, ख़त्म किया जाए और ईस्ट इंडिया कंपनी को फ्रीली कम्पीट करने का मौका दिया जाए। ब्रिटेन के बाकी प्राइवेट खिलाड़ियों को और ब्रिटेन की बाकी कंपनियों को भारत में कूदने का अवसर प्रदान किया जाए, जिसके माध्यम से बेटर रिसोर्स डेवलपमेंट हो सके और बेटर कैपिटल गेन हो सके। ब्रिटेन को एक नेशन का विकास तभी हो पाएगा। ये सारे कंसेप्ट एक्टिवेट हो चुके थे उस समय तक। ऐसे में इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म का दौर शुरू होता है। इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म के दौर के लिए कुछ प्री कंडीशंस बहुत ज़रूरी थे। सबसे पहला कारण ये था कि अपनी होम कंट्री में ही उनकी इंडस्ट्रीज़ अपनी मार्केट को कैप्चर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि इंडियन टेक्सटाइल की मांग बहुत भारी थी। ऐसे में इंडियन टेक्सटाइल की मांग उनके बाज़ारों में गिरे, उसके लिए अपनी नई उभरती इंडस्ट्रीज़ को समर्थन देना ज़रूरी था ब्रिटिश सरकार के लिए, जो कि हर गवर्नमेंट करती है नई उभरती इंडस्ट्री को समर्थन दे करके। और वो समर्थन उस समय की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया। हैवी इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई इंडिया के प्रोडक्ट्स को जब वो ब्रिटेन में एंटर होते थे। लेकिन लाइकवाइज वही सरकार भारत में भी रूल कर रही है, लेकिन उसने भारत में ब्रिटिश प्रोडक्ट के एंटर होने पर इस तरह की कोई ड्यूटी नहीं लगाई। इसे वन वे फ्री ट्रेड कहा गया, यानी कि ये एक तरह की हिपोक्रेसी थी। इसे ट्रेडिंग हिपोक्रेसी कहा गया कि आपने फ्री ट्रेड कल्चर तो प्रमोट किया, लेकिन दैट इज़ वन वे। वो ओरिजिनल फ्री ट्रेड नहीं था जिसमें दोनों बाज़ारों को इक्वल लेवल पे कम्पीट करने दिया जाता।
इस वन वे फ्री ट्रेड चैन पॉलिसी की वजह से क्या हुआ? सबसे पहले तो ब्रिटेन का बाज़ार, ऐसे में इंटरनेशनल मार्केट इंडियन प्रोडक्ट के हाथों चली गई, तो यहाँ पर इंटरनेशनली लॉस हुआ इंडियन प्रोडक्ट को, टेक्सटाइल को। अब भारत में भी इंडियन टेक्सटाइल का नुकसान करना ज़रूरी था। वो नुकसान कैसे किया जाएगा? जब मैंने आपको मर्चेंट कैपिटलिज्म पढ़ाया था, उसी वक्त मैंने आपको बता दिया था कि कॉटन मोनोपलाइज कर लिया गया था। अब जब कॉटन मोनोपलाइज कर लिया गया तो फिर जो स्पिनिंग इंडस्ट्री थी, जिसे कॉटन मिलता था, और कॉटन इंडस्ट्री, स्पिनिंग इंडस्ट्री उसी कॉटन से यार्न बनाती थी, धीरे धीरे वो स्पिनिंग इंडस्ट्री वैनिश हो गई, है ना निखिल? एक बार वो स्पिनिंग इंडस्ट्री जब वैनिश हुई तो ब्रिटेन से आने वाला यार्न ही इंडियन टेक्सटाइल मेकर यानी कि वीवर को मिला करता था। अब धीरे धीरे स्पिनिंग इंडस्ट्री तो वैनिश है, जो इंडियन टेक्सटाइल मेकर है उसे यार्न तो चाहिए। यार्न कहाँ से आ रहा है? ब्रिटेन से। यार्न की कीमतें बढ़ा दी गई, यार्न की कीमतें बढ़ा दी गई ताकि इंडियन टेक्सटाइल महंगा हो जाए, पहली बात। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, भारत में से आपने देखा था कि जितने भी यूरोपियन राइवल्स हैं वो तो एलिमिनेट कर दिए गए, चाहे वो अवध का नवाब हो, चाहे वो बंगाल का नवाब हो, सभी डिफरेंट स्टेट्स के साथ सब्सिडरी अलायंस साइन करके उनको इस बात के लिए कन्विंस कर लिया गया था कि आप किसी भी यूरोपियन राइवल को नहीं रहने देंगे, और दूसरा हमें फ्री ट्रेड करने की अनुमति देंगे अपनी टेरिटरी में। फ्री ट्रेड की पॉलिसी जेन्युइनली भी यूज़ करके ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने राइवल इंडियन प्लेयर्स एलिमिनेट किया, और दूसरा ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स ने माल प्रैक्टिसेस कर करके जितने भी ट्रेडर मर्चेंट थे हमारे, उनका नुकसान किया। तो मार्केट से जब आप एक पोटेंशियल कंपटीशन ही रिमूव कर देंगे तो जो हमारा टेक्सटाइल बन रहा है, उस टेक्सटाइल को परचेज़ करने वाला भारत में बायर भी कौन बचा? ब्रिटेन। ब्रिटिशर्स उन्हें वो वाजिब कीमत नहीं दे पा रहे हैं और दे नहीं रहे। इसकी वजह से वो टेक्सटाइल लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो उस लेवल की क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाएगा। क्यों? इनपुट कॉस्ट के तौर पर यार्न महंगा मिल रहा है, आउटपुट यानी कि सेलिंग प्राइस के तौर पर कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग नहीं मिल रही है, लंबे समय तक वो टेक्निक और लंबे समय तक वो क्वालिटी मेंटेन नहीं रह पाएगी। और ऐसे में ब्रिटेन की फैक्ट्री में बना हुआ प्रोडक्ट, क्यों? हमें प्रोडक्शन स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा। इंडियन प्रोडक्शन स्ट्रक्चर में और ब्रिटिश प्रोडक्शन स्ट्रक्चर में बहुत फ़र्क था। इंडिया में एक इंडिविजुअल अपनी फैमिली लेबर का यूज़ करके अपने हाथों से मैनुअली टेक्सटाइल बनाने का काम करता था, जो ज़्यादा अधिक नहीं बना सकता है। ऐसे में ब्रिटेन में आप पावर से बेस्ड उस मशीन पर मास प्रोडक्शन करते हैं। मास प्रोडक्शन हमेशा ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होता है, यानी कि इसे हम लूज़ प्रोडक्शन नहीं करा सकते। हमें टाइम बाउंड मैनर में एक शिफ्ट के दौरान पर्टिकुलर वर्कर्स के द्वारा फैक्ट्री सेटअप में ही इसे प्रोड्यूस कराना होता है। इससे नेचुरली रिपीटेडली वर्कर जब उसी फील्ड में काम कर रहे हैं, उनकी एक्सपर्टीज़ इंक्रीज़ होती है, कई तरह की इनोवेशंस आती हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है उसी प्रोडक्ट के रिलेटेड। और यही डेवलपमेंट, रिसर्च एंड इनोवेशंस, फैक्ट्री सेटअप, एक्सपर्टीज़ ऑफ द वर्कर, इकोनॉमीज़ ऑफ द स्केल, जब आप एक ही जगह पे मशीन के बेसिस पे बल्क प्रोडक्शन कर रहे हैं, आप अपने खर्चे घटा सकते हैं और आमदनी बढ़ा सकते हैं। इकोनॉमीज़ ऑफ द स्केल का कंसेप्ट लगा करके मशीन से बन रहा है प्रोडक्ट तो स्पेसिफिक प्रोडक्ट होगा। थाउजेंड्स लैक्स प्रोडक्ट बना लीजिए, जैसी डाई सेटिंग कर दी है, जैसी मशीन को कमांड दे दिया, प्रोडक्ट बिल्कुल वैसा ही बनेगा। हाथों से बन रहा है तो हर एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से वेरी कर जाता था। तो स्पेसिफिसिटी ऑफ द प्रोडक्ट, बल्क एंड मास प्रोडक्शंस, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोटेक्शन गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ द ब्रिटेन, इन सारे रीजंस की वजह से ब्रिटेन का प्रोडक्ट, वो टेक्सटाइल, इंडियन मार्केट को भी कवर करके, और इसकी वजह से भारत से भी इंडियन टेक्सटाइल का सफाया हुआ। कुल मिलाकर के धीरे धीरे 1760 से 1800 के बीच में सबसे पहले बर्बाद किए गए हमारे स्पिनर्स, जो कि मोस्टली औरतें हुआ करती थीं और घरों में काम करती थी। तो यहाँ पर हमारा आर्टिजन यानी कि कारीगर या फिर हैंडीक्राफ्ट बर्बाद हुआ, और धीरे धीरे 1800 के ऑनवर्ड्स पूरी तरह से बर्बाद हुआ हमारा वो वीवर, जो अपने हाउस सेटिंग के अंदर अपने किन्समैन की मदद से अपनी पूंजी और अपने पैसे के बल पर ही विकास करता था, जो कि भारत से लूटे हुए धन, जो कि बंगाल से लूटा गया था, उस धन के बेसिस पर जो ब्रिटेन में कैपिटलिस्टों के द्वारा डेवलपमेंट हो रही है, हैवी इन्वेस्टमेंट के द्वारा जो फैक्ट्री लगी है, उससे नहीं कम्पीट कर पाया। और ये जुलाहा भी धीरे धीरे ख़त्म हुआ ड्यू टू द डिस्क्रिमिनेटरी फ्री ट्रेड पॉलिसीज़ ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट
सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन लैंडेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू द ब्रिटिश इन्फेंट इंडस्ट्री, इन सारी चीज़ों के सामने हमारे उद्योग धंधे ठप हो गए और इस फेज़ को डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का फेज़ कहा गया है। मतलब भारत में खास दौर लहराया उस समय अंग्रेज़ों ने। ऐसा इसके बारे में थ्योरी दी जाती है कि ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट हुई, ग्रेजुअली हमारी कंट्री में अंडर डेवलपमेंट डेवलप हुई, जबकि ऐसा कभी नहीं होता, और इंडस्ट्रियलाइजेशन की बजाय डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। इसकी वजह से जो टेक्सटाइल हमारी कंट्री का था, जो वर्ल्ड लेवल पे जाता था और प्रॉफिट्स हमारी कंट्री के वीवर को आते थे, जो हमारी कंट्री के वीवर का अर्निंग बनती थी, हमारे रूलर का रेवेन्यू बनता था, और हमारी कंट्री के वीवर की एक्सपेंडिचर के तौर पर हमारी कंट्री के अदर सेक्शंस की इनकम बनती थी, ये वेल्थ इंडिया के हाथों से कोई और ले गया कि नहीं ले गया? तो इसे वेल्थ का ड्रेन कहेंगे या नहीं कहेंगे? कहेंगे। हमारा प्रोडक्ट ब्रिटेन में जा रहा है, उस पर अल्टीमेट इम्पोर्ट ड्यूटी लग रही है। विदेशी प्रोडक्ट इंडिया में आ रहा है विदाउट इम्पोर्ट ड्यूटी। हमारे शासक होते तो उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी लगती, वो इम्पोर्ट ड्यूटी लगती तो रेवेन्यू बनता। वो वेल्थ का ड्रेन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। इस तरह से वेल्थ का ड्रेन कर लिया। इंटरनेशनल मार्केट जो इंडियन टेक्सटाइल की थी, लोकल मार्केट जो इंडियन टेक्सटाइल की थी, सारी ग्रैब कर ली। इस तरह से वेल्थ का ड्रेन किया। तो कई तरह से इंडस्ट्रियली इस तरह से वेल्थ का ड्रेन किया आपने। ये इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म का दौर था। इसमें एक चीज़ और एक हद तो तब आ गई जब आपने एक नायाब तरीका अपनाया। वो क्या है? इन दोनों ही फेजेस के दौरान कैपिटल मर्चेंट कैपिटलिज्म और इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म के साथ साथ एक पैरेलल एक्टिविटी चल रही थी जो अल्टीमेट यूनिवर्सल ड्रेन कर रही थी। वो क्या थी? सुनिए। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट आ जाता है होम चार्जेस। होम चार्जेस के नाम पर ब्रिटिशर्स ने भारत की वेल्थ को लूटा। होम चार्जेस क्या हुआ करते थे? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को मैनेज करने के लिए ब्रिटेन में लंदन हाउस बनाया गया था, और ब्रिटेन में उस लंदन हाउस यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, वो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल हुआ करता था, उसके जितने भी कर्मचारी उन सबकी सैलरी भारत से जाती थी, और अल्टीमेटली वो सैलरी बिल बहुत हैवी हुआ करता था। यानी कि ब्रिटेन की मर्चेंट की कंपनी बनी ईस्ट इंडिया कंपनी। भारत आकर के उसने 1605 में फैक्ट्री लगा के व्यापार किया। ब्रिटिश पार्लियामेंट और ब्रिटिश क्राउन मिलकर के एज अ गवर्नमेंट उस ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन बेस्ड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के दफ्तर को कंट्रोल करना चाहते हैं। उसको लिए अपने इंटरेस्ट में उन्होंने एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया। उस बोर्ड ऑफ कंट्रोल में एक से एक कैबिनेट मंत्री, सेक्रेटरी सभी भर्ती किए। उनकी सैलरी का सारा बिल इंडिया से जो रेवेन्यू जा रहा है, इंडिया से जो ईस्ट इंडिया कंपनी कलेक्शंस कर रही है, उससे पे किया। ये थे होम चार्जेस। यहीं तक सीमित नहीं रहे, उनकी रिटायरमेंट के बाद उन्हें पेंशन्स भी यहीं से गई। मतलब आपने 2 साल भी काम कर लिया अगर बोर्ड ऑफ कंट्रोल में, आप पेंशन के हकदार हैं। 2 दिन भी काम कर लीजिए, पेंशन मिलेगी। तो सदा सदा के लिए लिचन्स की तरह चूसेंगे पेंशन्स के माध्यम से, अलाउंसेस के माध्यम से। ये थे होम चार्जेस। दूसरा, भारत में आने के बाद भारत को मैनेज करने के लिए सिविल सर्विसेज का, पुलिस का, आर्मी का जन्म हुआ। ये सिविल सर्विसेज, पुलिस, आर्मी और जुडिशरी, ये चारों ही एडमिनिस्ट्रेशन के विंग थे, और चारों ही विंग सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश कॉलोनियल पर्पस को सेटिस्फाई करने के लिए लगाए गए। ऐसे में इन सब में बहुत ही हेफ्टी कोवेनेंटेड पोस्ट पर भर्ती करने के लिए बहुत ही भारी भरकम सैलरी, अलाउंसेस एंड रेम्यूनरेशन दिए गए। ये इतनी ल्यूक्रेटिव थी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास इसकी एक्सक्लूसिव पैट्रोनेज थी। जो भी राजघराने या बड़े घराने यहाँ पर पैसा कमाना चाहते थे, वो इन पोस्ट के थ्रू रिक्रूट होकर आते थे। वो सारा उनका सैलरी बिल कौन दे रहा है? इंडियन एक्सचेकर। उनके अलाउंसेस कौन दे रहा है? इंडियन एक्सचेकर। उनकी रिटायरमेंट के बाद पेंशन कौन दे रहा है? इंडियन एक्सचेकर। छोड़ दो इस बात को। हैलेबरी कॉलेज हो लंदन में या फिर भारत में फोर्ट विलियम, सिविल सर्वेंट्स, आर्मी, पुलिस और जुडिशरी की ट्रेनिंग का सारा खर्चा कौन दे रहा है? इंडियन एक्सचेकर। इससे आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिशर्स ने इंडिया के बॉर्डर प्रोटेक्ट करने के नाम पर नेपोलियन के साथ कन्फ्रंटेशन किया, रशिया के साथ कन्फ्रंटेशन किया, बर्मा, नेपाल के साथ कन्फ्रंटेशन किया। कौन सी ऐसी ताकत है जिसके साथ कन्फ्रंटेशन नहीं किया? सिंध के साथ, अफगान के साथ, सिखों के साथ, भारत में सभी स्टेट्स के साथ। जितने भी मिलिट्री कैंपेन थे, हर मिलिट्री कैंपेन का खर्चा किससे निकाला? इंडियन एक्सचेकर से। इसको छोड़ दीजिए, इंडियन आर्मी को रिक्रूट करके वर्ल्ड लेवल पर ब्रिटेन की, अमेरिका के साथ, रशिया के साथ, फ्रांस के साथ जो भी राइवलरी चल रही है, वर्ल्ड लेवल पे युद्ध हो रहा है, इंडिया की भूमि के बाहर इंडियन आर्मी लड़ रही है, सारे युद्ध का खर्चा
ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो आर्मी कॉन्ट्रीब्यूटेड है उसको पेमेंट किधर से जा रही है? इंडियन एक्सचेकर से, यानी कि भारतीय राजकोष से पैसा लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रिटेन के औपनिवेशिक ढांचे को यानी कि कॉलोनियलिस्ट स्ट्रक्चर को बचाने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए, डेवलप और पेनिट्रेट करने के लिए जो युद्ध लड़े उन युद्धों का खर्चा भारत से लिया गया। यह थी सबसे बड़ी मांग, यानी कि भारत का उस समय जितना रेवेन्यू था उसका 1/3 केवल डिफेंस पे जाता था। इस तरह से भारत को नोचने का काम इन्होंने किया है, ये एक इम्पॉर्टेंट है। अगला स्टेप आगे बढ़ते हैं। पहले प्रॉफिट के माध्यम से लूटा, फिर ट्रेड मोनोपोलीज की, ड्यूटी फ्री के एस्पेक्ट से लूटा, ट्रांजिट ड्यूटी फ्री कराई। आगे बढ़ गए 1765 इलाहाबाद की ट्रीटी, बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी ही मिल गई है। दीवानी से तो सीधा रेवेन्यू ही आने लगा, और वो रेवेन्यू कहाँ जा रहा था? नवाब को 53 लाख रुपीस देने थे निजामत का काम कराने के लिए। 1765 में कितने का वादा किया कि बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी हम ले रहे हैं। तो अब जब सारा रेवेन्यू हम ले रहे हैं तो मिलिट्री, पुलिस, सिविल अफेयर, जुडिशियल अफेयर तो नवाब को देखने, ये करने के लिए 53 लाख देंगे, 53 लाख। 1765 में ये वादा किया था, क्या कर दिया? 1765 में 53 लाख का वादा, 1766 कितना कर दिया? 40 लाख, 41 लाख। 1769 आते आते कितना लग दिया? 32-35 लाख। फॉरेन हेस्टिंग आया 1772, कितना कर दिया? 16 लाख। 1765 से 1772 53 लाख से 16 लाख। मुद्दे की बात, किधर जा रहा है वो सारा पैसा? आपके पास। फिर ब्राइब्स, करप्शंस और अदर एस्पेक्ट कहाँ गया? आपके पास। तो कुल मिलाकर के इस तरह से चूसा। इसको छोड़ते हैं, एक नया कंसेप्ट निकाल करके लेके आए। उस कंसेप्ट का नाम क्या था?